गेहूं बाजरा मूंग मोठ तरसे जिसको प्रदेश के होठ। सर्व प्रचलित धान है, मन को मजीरे सा मोले, वो मेरा रंगीला रसीला राजस्थान है। जी हाँ, राजस्थान की बात हो और यहाँ के खान पान की बात ना करें, भला ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ का जो खान पान है, यहाँ के जो व्यंजन है वो मन मोह लेते हैं, जिसका सारा जो श्रेय है वो हमारे किसान भाइयों को जाता है और हमारी राजस्थान की माटी को जाता है। तो आइए मिलकर कहें जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और इसी राजस्थान की माटी में रचा बसा है हमारा खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान। आप सभी को मेरा राम राम। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूँ रोशनी और मेरे साथ मौजूद हैं मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत अलबेलो राजस्थान में। और जैसा रोशनी ने बताया, तो खान पान की बात हुई और राजस्थान में रहकर खान पान की बात जब भी की जाती है मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि राजस्थान के हर नगर में खान पान की अलग विशेषता है। अगर दाल बाटी चूरमा को देखें तो हर नगर में दाल बाटी चूरमा का स्वाद ही बदल जाता है। तो ऐसे में ये जो स्वाद है, इस स्वाद के पीछे ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से ये स्वाद हमारे हाथ में आ जाता है, हमारी थाली में परोस दिया जाता है। इसके पीछे है बहुत कड़ी मेहनत, जिसके कारण से हम अपनी थाली को अलग अलग व्यंजनों से सजा पाते हैं और फिर कहते हैं कि वाह भाई, स्वाद तो राजस्थान का है, अनूठा स्वाद है। जो आता है राजस्थान का खाना ज़रूर खाना चाहता है। लेकिन ये जो किसानों की मेहनत है, ये जो अथक परिश्रम है, पसीना बहाते हुए हमारी थाली जो सज जाती है, इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। किसानों के बारे में बात करनी चाहिए, खेती किस तरह से की जाती है। जो आज की पीढ़ी है शायद वो थोड़ा सा कम जानती है, लेकिन जो कृषि पढ़ रहे हैं, जो किसानों की मेहनत को पढ़ रहे हैं, वो ज़रूर जानते हैं। तो इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे बीच जो मेहमान पधारे हैं उनसे ये सारी गुड़ बातें करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर के पूर्व कुलपति और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जे.एस. संधू साहब का। नमस्कार जी। संधू साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत अलबेलो राजस्थान। नमस्कार जी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसानों के बारे में आज बात होगी, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो बेहद खास है और हमारे जो आज खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में, क्योंकि जो किसान है वो अपनी खेती सुगमता से कर सके, अनुकूलता से कर सके और सरलता से कर सके, इसलिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, कृषि अनुसंधान किए जाते हैं। और हाल फिलहाल में जो अभियान चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वो 29 मई से शुरू हो गया है और आज उसका समापन दिवस है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान अभी चल रहा है। इसके बारे में हमारे खास मेहमान से आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जो अभियान जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करें कि किसानों को किस तरीके से इससे लाभ पहुंचा है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। ये अभियान अपने आप में बहुत ही अनोखा अभियान है। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं जो शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उन्होंने ये शुरू किया है। 15 दिन का ये अभियान था, आज वो समाप्त हो रहा है। जैसा आपने बताया कि 29 मई से शुरू हुआ और 12 जून को ये ख़त्म हो रहा है। ये व्यापक इतना है कि पूरे देश में, और उनका जो टारगेट रखा गया है 7 से 700 जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उन वहाँ तक हमारे वैज्ञानिक और ऑफिसर, कृषि से संबंधित वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो किसान तक पहुंचेंगे। और इस अभियान में 2171 जो है टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में अपने संबंधित गांव में जाएंगे और किसानों से मिलेंगे। और इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 131 जो उसके अनुसंधान केंद्र हैं और 721 जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो मिलकर, और जो हमारे स्टेट के कृषि विश्वविद्यालय हैं वो, और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के सभी साइंटिस्ट मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आने वाली हमारी क्रॉप है, खरीफ सीजन की क्रॉप है, उसके बारे में क्या क्या उन्नत तकनीकें हैं वो किसानों तक पहुँचाई जाए, उनसे वार्तालाप किया जाए, उनको इनके बारे में बताया जाए, खेती प्रबंधन के बारे में बताया जाए, जल प्रबंधन के बाद भूमि प्रबंधन के बारे में विस्तार से उनसे चर्चा की जाए, और उसी के साथ साथ उनसे भी सुझाव लिए जाएं कि उनकी कृषि से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उनको आगे हम कैसे ज़रूरतों को सॉल्व कर सके हैं। आजकल कृषि मार्केटिंग का जो है वो भी बहुत बड़ा समस्या आ जाती है कई बार किसानों को।
उस संबंध में सारी जानकारी लेना और उनको जानकारी देना, ये एक व्यापक अभियान चलाया है। और मुझे आशा करता हूँ कि ये अभियान बहुत सफल पूर्वक सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और लार्जर किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और रोज ही जो फेसबुक पे, टीवी पर उनका सबका विवरण आ रहा है। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी अलग अलग प्रदेशों में जाकर जा रहे हैं और खुद किसानों से रूबरू हो रहे हैं। ये एक अपने आप में विलक्षण इसकी विशालता का एक नमूना है और जरूर ये अभियान एक रंग लाएगा। जी। संधू साहब, आपने बताया कि कई तरह के कृषि वैज्ञानिक इस अभियान में जुड़े, किसानों को भी आपने जोड़ा है और कृषि से संबंधित जिनको जानकारी है कृषि की बहुत गहन, वो भी इन सब से जुड़े हैं इस अभियान से। और जैसा कि आपका उद्देश्य है कि कुछ नई क्रांति आने वाली है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभियान के बाद कृषि के क्षेत्र में किसानों के जीवन स्तर में किस तरह की क्रांति आने वाली है, क्या नया बदलाव होने वाला है? देखिए, जो भी नई तकनीकें होती हैं, आज अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा डाटा आपको दूं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 50 से हमारा पास डाटा फिगर आ जाते हैं। उस समय 50 मिलियन टन हमारा जो खाद्यान्न प्रोड्यूस होता था और इस बार आपका रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो 353 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन, 7 गुना हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। नो डाउट हमारी जनसंख्या भी 36 करोड़ से 140 से 145 करोड़ हो गई है। तो लेकिन हम 7 गुना बढ़े हैं और जनसंख्या में हम उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं। तो आज हम हमारे लिए खुद उत्पादन भी कर रहे हैं, अपने खाने का प्रबंधन कर रहे हैं। जैसा आपको पता है 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम मुफ्त में अनाज भी दे रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। और कृषि में जो क्रांति है ये किसानों से मिलकर, आज आप देखेंगे किसान के पास बहुत सारे उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनके अलग अलग धंधे उन्होंने शुरू किए हैं और एक किसान का जो पार्टिसिपेशन है बहुत बड़ा है और उसकी इनकम के स्रोत भी बड़े हैं और भिन्नता है। बहुत कुछ आगे करना जरूरी है, लेकिन फिर भी बहुत सारा, अगर जो हम पीछे में जाते हैं 1950 में जाते हैं, 2025 की बात करते हैं, तो दिन रात का फर्क हमारे सामने नजर आता है। जी बिल्कुल। कृषि अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय को लेकर आज हम आपसे बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये भी बात करना चाहते हैं कि ये जो आपका सफ़र है, एक छोटे से गांव से लेकर कुलपति तक का जो सफ़र आपने तय किया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। आजकल हमारा परिवार जो है बूंदी डिस्ट्रिक्ट से कोई 8 किलोमीटर दूरी पर बागदा एक गांव है बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की और क्योंकि हमने गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी है वहाँ से ग्रेजुएशन किया, प्योर साइंस में किया। उस समय हम कृषि में नहीं गए थे। उसके बाद में हमने राजस्थान जो विश्वविद्यालय जहाँ जयपुर में है, उसके बॉटनी विभाग में हमने अपना लिया। पर यहाँ मैं ज़्यादा मेरी रुचि, इसी बीच में एक एडवर्टीजमेंट आया तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उसमें मैंने पहली बार कृषि में अप्लाई किया तो मेरा वहाँ पर एमएससी में एडमिशन हो गया। तो मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि वो देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की थी। 1961 में वो यूनिवर्सिटी बनी, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी और यूनिवर्सिटी ग्रांट पैटर्न पर बने। और उस यूनिवर्सिटी की विशेषता है कि जो हरित क्रांति आई इसकी जननी में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ से मैंने एमएससी और पीएचडी करके 1985 में वहाँ से मैं निकला और उसके बाद मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, जो आप कह सकते हैं कि 1962 में बनी, उसके तुरंत बाद बनी। और जिन दोनों यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 1 और 2 है नेशनल लेवल पर। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। एक नंबर वाली से मैंने अपना पढ़ाई की और 2 नंबर वाली में मैंने अपना कैरियर डेवलप किया। और वहाँ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 25 साल तक रिसर्च का कार्य किया। उस शोध के दौरान मैंने कम से कम जो 25 जो हमारे जो दालें वाली फसलें हैं उनकी किस्में विकसित की। और 2010 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पद पे आ गया। और फिर मैंने 7 साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल
और डिप्टी डायरेक्टर जनरल क्रॉप साइंस। अच्छा। और इसके अलावा कृषि आयुक्त भारत सरकार के पद पर मैंने कार्य किया। 7 साल तक रहकर मैंने कृषि भवन में अपना कार्य किया। उसके पश्चात 2017 के बाद में जैसे मेरा वहाँ से रिटायरमेंट होता है तो 2018 में मैं वाइस चांसलर बना, जो आपने जो है आचार्य कृषि विश्वविद्यालय जो है फैजाबाद में। अच्छा। जो उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या के पास में है, वहाँ पर मैंने 1.5 साल एज ए वाइस चांसलर का कार्य किया। और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ और मेरी सर्विस सारी राजस्थान के बाहर ही रही। तो इसी बीच में मुझे मौका मिला, जो श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर है, वहाँ पर मुझे वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट मिल गया। और मेरा लास्ट के जो 2019 से लेकर 22 तक मुझे यहाँ कार्य करने का भी मौका मिला। इस तरह से मैंने अपना जो सफ़र जो शुरू किया और जहाँ तक मैंने और इसी बीच में मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं पूरे भारतवर्ष में घूमने का मौका मिला, सारी यूनिवर्सिटियों को देखने का मौका मिला, विदेशों में जाने का मौका मिला, बहुत सारे डेलीगेट के साथ जाने का मौका मिला। इस तरह जो विश्व की कृषि है उसके बारे में जानने का बहुत व्यापक अनुभव मेरे को प्राप्त हुआ, जो मैं कहता हूं कि मेरे लिए, मैं एक छोटे से विलेज से उठकर कभी मैंने सोचा नहीं होगा कि यहाँ तक मैं पहुँच पाऊंगा। वाहेगुरु की मेहर है और उसकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल संधू साहब, आपका मतलब जो मन का सपना था कि राजस्थान का सपूत हूँ तो राजस्थान में आकर मैं अपनी सेवाएं दूं, वो तो पूरा हुआ। और रोशनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर में एक छोटा सा बागीचा है, उसमें मुझे जो पेड़ हैं वो ऐसा लगता है कि मुझे बुला रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं। अगर हम डॉक्टर JS संधू साहब के घर की बात करें तो वहाँ पर संधू साहब के घर में जो बागीचा है उसमें वास्तव में संधू साहब अपने पेड़ पौधों से बात करते हैं। और जब हम संधू साहब से पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हैं तो संधू साहब कहते हैं कि अपने मन की बात मुझसे कहते हैं और मैं अपनी मन की बात इन पौधों से कहता हूँ। ये कितना सच है संधू साहब? ये बिल्कुल सही है। जब हम पंतनगर में पढ़ रहे थे, जो हमारे विभागाध्यक्ष थे बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे जी, तो वो कहते हैं कि किसी स्टूडेंट को कोई लगन लगानी है, उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है जी। तो कह रहे हैं, उन्होंने पहली बार कहा कि जब मैं खेत में जाता हूँ तो प्लांट्स टॉक विद मी। अच्छा। तो पौधे मेरे से बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उस समय आप विद्यार्थी होते हैं, ज्यादा लगाव नहीं रहता है। एक पैशन डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात कही होगी। जी जी जी। मुझे लगता है कि मैंने उसको अपने पल्ले बांध लिया और अपने गांठ बांध लिया कि भी इसे मैं पौधों के। और मेरी ज़िंदगी में मैं कहूँ कि जब मैं यहाँ भी रहा हूँ, मैं रोज़ कम से कम अपने खेत में जाता था, अपने कुछ ना कुछ देख के आता था। सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में भी जाने का मौका मिलता था। और जो लास्ट मुझे मौका जहाँ जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय में जो मिला, उसमें मेरा एक सपना था कि मैं एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाऊँ। उसमें मैंने कम से कम 150 के आसपास जो पौधों की किस्में हैं वहाँ उस बगीचे में लगाएं। और उस बगीचे में हमारे माननीय जो गवर्नर साहब थे कलराज मिश्र जी, उन्होंने पौधा लगाया है। अच्छा। हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री साहब थे अशोक जी गहलोत साहब, उन्होंने वहाँ एक पौधा लगाया है। अच्छा। और उसमें पूरा जल प्रबंधन, डाइवर्सिफाइड पौधे, आज वो एक बगीचा लहरा था। बगीचा अपने आप में स्टूडेंट की स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इन्वायरमेंट को एक मैसेज देता है कि हमारे इन्वायरमेंट को कैसे संभाला जाए। क्या बात है। बिल्कुल सर ने बिल्कुल ये बात कही कि एनवायरनमेंट को कैसे संभाला जाए। हाँ। ये बखूबी देखा जा सकता है जिस तरीके से काम सर ने किए हैं। साथ ही सर आप नेशनल एकेडमी एग्रीकल्चर साइंसेज में फेलो भी रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एक ऐसी बॉडी है, वो उन वैज्ञानिकों को रिकॉग्नाइज करती है जिनका वर्क जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो, जिसका रिकॉग्निशन देने के लिए वो फेलोशिप के रूप में वो देती है जी। और मुझे सौभाग्य है कि मैं उसका फेलो बना 2013 में और मेरे वर्क को वहाँ रिकॉग्नाइज हुआ। और मैं आशा करता हूँ, मैं सभी जगह जहाँ भी जाता हूँ मैसेज देता हूँ कि उस एकेडमी का आप भी फेलो बनिए, आपका वर्क भी रिकॉग्नाइज हुए।
मैं मैसेज देता हूं कि जो आज हमारे साइंटिस्ट एंटर हुए हैं वो आज से मेहनत करें और वो लक्ष्य धारित करें कि जी। कल को मुझे भी उस एकेडमी का फेलो बनना है, जी, तब जी। हमारा रिकॉग्निशन होगा। अच्छा। और 5 यूनिवर्सिटियां जहां पर जो काम कर रही हैं, मैं अलग अलग तरीके से मैसेज देता हूं कि आप उस एकेडमी के फेलो एक दिन बनना है, तब जी। आपको लगे कि मेरी तपस्या जो है पूरी हुई है। जी जी जी, जी बिल्कुल। संतोष साहब, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश रहा है। आज हम कितने भी ऊंचे ओहदे पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछते तो वो कहते हैं कि मैं किसान परिवार से हूँ, कुछ साल पहले मेरे जो पूर्वज थे वो किसान थे। तो ऐसे में हमारी जो भारत की कृषि है, क्या उसके लिए किसी विज्ञान की आवश्यकता है? क्योंकि हम तो कृषि बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, आज अगर कृषि में हमने जो विकास किया, जो मैंने पहले आंकड़े आपको दिए, जी अगर कृषि के नई प्रजातियां नहीं आती, जी जल प्रबंधन अच्छा नहीं होता, जी या फसल प्रबंधन नहीं अच्छा होता, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो आज हम 140 करोड़ लोगों को खिलाने के लायक नहीं रहते। जी जी देखो, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हमारी बन गई है, और ये हम उनको खिला ही नहीं रहे जी। हैं, बल्कि उनको जो है हम अनाज को बाहर के देशों में भी भेज रहे हैं। और जैसा आपने शुरू में किया कि अगर आज हम हमारी खाने की थाली जी। देखें तो उसमें दाल और रोटी नहीं है आज, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके सलाद भी है, आपके पास फ्रूट भी है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल। आज मिलेट भी है, आप उसमें सब कुछ इतने तरह के व्यंजन आ गए हैं, थाली आपकी फुल, जिसको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन वाली डाइट आप कहते हैं। जी 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 उस दिशा में ये कार्य किया, ये कार्य जो है हमारे वैज्ञानिकों की, जो उन्होंने कार्य किया, नई तकनीक डेवलप की, और जी। हमारे किसानों ने उनको अपनाकर हाँ। उसको आगे बढ़े, जी, जी, ये जी। सबका प्रयास है। हाँ। और आज की कृषि जो है वो पुरानी कृषि नहीं, ट्रेडिशनल खेती नहीं रह गई, जी। स्मार्ट एग्रीकल्चर, आप आगे भी उसके बारे में भी बात करें, जी। स्मार्ट एग्रीकल्चर है। हाँ, हाँ। अब ऐसी बात नहीं है कि कृषि वैज्ञानिक ही स्मार्ट नहीं है, हमारे जी। किसान भी स्मार्ट हैं। अच्छा, वो अच्छा। नई नई जो पद्धतियां आ रही, नई नई टेक्निक्स आ रही जी। हैं, उसके बारे में वो जानते हैं और उसको अपना रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी जी, बात है। बिल्कुल। रोशनी, आपने किसी छोटे बच्चे को कुछ खाते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है। जब हम उसके हाथ से वो चीज़ छीनने लगते हैं तो वो मना करता है कि नहीं, जी, हाँ। मेरी चीज़ मत छीनो, मुझे खाना है। तो संतोष साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में जिस तरह की उन्नत ये पैदावार हो रही है कृषि की, क्या वो जितनी उत्तम गुणवत्ता की है वो आप कह रहे हैं बाहर भी जा रहा है, काफ़ी अन्न हम बाहर भी भेज रहे हैं दूसरे देशों में, तो बाहर ज़्यादा अच्छा जा रहा है या हमारे देश में हमें अच्छा खाने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है, उत्पादन तो किसान के खेत पर ही होता है। जी जी उसमें कोई ऐसा नहीं भेदभाव नहीं है कि जो हम बाहर बेचते हैं, जो हम खुद खा रहे जी। हैं, उसमें कोई गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है। अरे वाह। पर लेकिन दूसरी एक बात जरूर है कि हर देश की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उनको इस क्वालिटी का चाहिए, और उसमें इतना कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यू ना हो, या कोई और चीज ना हो, और उसके मापदंड हैं। जी। उस मापदंड को पूरा करके तभी वो कंट्री उसको एक्सेप्ट करती है। वहां पर हमें उन स्टैंडर्ड के मुताबिक वही माल जो जाता है वो उसको भेजते हैं। अच्छा। क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग मापदंड हैं, जी, ऐसा जी। नहीं है कि एक ही कंट्री के सारे जबकि अपने मापदंड हैं। तो उसमें जो बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हमारा धान, राइस हमारा बहुत बड़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जी 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 फल भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जी। जो हमारे मसाले हैं, बीज मसाले हैं, उनको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गुणवत्ता सबकी एक जैसे, एक सी क्वालिटी है, एक ही उसमें तत्व वगैरह है, सब बराबर है। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अरे वाह। वो सब हमें आज उपलब्ध है, हर चीज़ उपलब्ध है। तो डेफिनेटली वो ऐसा कोई हम क्राइटेरिया नहीं रखते हैं कि ये बाहर को भेजनी है। जी, जी, जरूर आपको पैकिंग और ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, जी, क्योंकि जी। बाहर आप किसी कंट्री में भेज रहे हैं, बिल्कुल सही। ताकि देश का नाम भी हो कि आप उस कंट्री से आया है, ये भी आपको ध्यान रखना वाह वाह पड़ता वाह, है। क्या बात। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सर ने कहा कि हम बाहर भी भेज रहे हैं हमारा जो अनाज है, तो कृषि पद्धति में वैज्ञानिक उपलब्धि क्या मानी जाती है? क्योंकि जिस तरीके से नए नए बदलाव देखे जा रहे हैं, तो वैज्ञानिक उपलब्धि किसे माना जा सकता है? देखिए, वैज्ञानिक उपलब्धि, जैसे मैं एक पादप प्रजनक हूँ, जी। प्लांट ब्रीडर हूँ, जी तो मेरा काम है कि नई वैरायटी विकसित करने। जैसे आपने सुना है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम जैसे अभी ये अभियान चल रहा है, तो किसानों से भी बात होती है, जहाँ दूसरे कंज्यूमर से भी बात होती है, वो कहते हैं कि हमें इस तरह की वैरायटी चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, उसको उसी हिसाब से हम उसको ब्रीड करते हैं। और ये भी करते हैं कि आप जब किसान के खेत पर जाए, उसको बीमारी कम लगे,
उसको कीड़ा कम लगे, उस पर वातावरण का प्रभाव कम हो, जी। उपज भी ज़्यादा हो, समय से पके भी, और ये मौसम का जो पर्यावरण का फर्क पड़ता है, जी। ज़्यादा तापमान कम तापमान को सहन कर सकें, उस तरह की वैरायटीज जो विकसित होती हैं। उसी के साथ उसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना उसको अलग अलग तत्व चाहिए, जी। वो उसका बैलेंस रूप में उसको देना बहुत जरूरी है। जी। उसी तरह कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में हो सकती, कौन सी जलवायु में हो सकती, उस हिसाब से भी किस्में तैयार की जाती हैं। और पूरा प्रबंधन, पानी कितने देने हैं जी। ये भी है, कब उसको पानी दिया जाए, कितने दिन के बाद पानी नहीं देना है, और उसके बाद जब फसल कट जाती है उसको हम जब स्टोर करते हैं उसको स्टोर कैसे किया जाए ताकि जो है उससे अच्छी से अच्छी कीमत जो है किसान को मिल सके। फिर उसी के साथ साथ हमारे बहुत बड़ा जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है, अच्छे जो किस्म हमने तैयार कर ली, उसका बीज उत्पादन, क्वालिटी का बीज उत्पादन होता है, वो भी किसानों तक पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे और उसको ले सकें जी। तो इस तरह से एक पूरा कम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम होता है जिसके तरह ये सिस्टम काम करता है। कम से कम 10 से 12 ब्रांचेज एग्रीकल्चर में होती हैं। जैसे मैं प्लांट ब्रीडर हूँ, एक एग्रोनॉमिस्ट है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, प्लांट एंटोमोलॉजिस्ट है, बायोकेमिस्ट्री है, सॉइल साइंस है। इस तरह से 16-15 ब्रांचेस मिलकर काम करके अच्छा। एक प्रोडक्ट को, एक टेक्निक्स को किसान के खेत पर भेजती हैं, जी, ताकि वहाँ पर ये 100% सक्सेस हो पाए। जी संधू साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो रोशनी जी हैं बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, किचन में मन लगा रहता है इनका। थोड़ा बहुत पकाने का मुझे भी बड़ा शौक है, कभी कभी रसोई में कुछ चम्मच मैं भी चला लेता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे संधू साहब, क्या आपको खाना बनाने का शौक है? कभी किचन में आपने बनाया हो और उस अन्न को देखकर आपका मन बहुत खुश हुआ हो कि ये मेरे देश के किसान की मेहनत है? देखिए बहुत सारा, देखो हम स्टूडेंट लाइफ में अपने हॉस्टल में रहे, कभी कभी सैटरडे संडे को मैस बंद हो जाती थी तो अपना प्रबंध जरूर रखा होता था। अच्छा। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं मौका मिले तो कुछ ना कुछ चटनी तक तो रगड़ ही लेते हैं। अगर खाना नहीं बनाया, रोटी भी तो टेढ़ी मेढ़ी बना ही लेते हैं। जी, अच्छा, तो ऐसी सब चीजें हैं, पर एक उसमें खुशी होती है कि आपने कोई चीज नई विकसित की है, जब वो आपके घर पे पके फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको जो खा रहा है उसका क्या रिएक्शन आता है। अगर वो उसकी बात करेंगे, जैसे बासमती राइस है, बहुत फेमस है, जब वो अगर थाली में डलता है तो उसी समय आपको पता लग जाता है कि ये बासमती राइस है या दूसरा राइस है, किस तरह का राइस है। तो इस तरह से जो नई गुणवत्ता वाली वैरायटीज बनी है तो उसको आप ना चखें, आप खुद चखें तो और भी अच्छा लगता है कि आपने कोई नई चीज विकसित की है। जी 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 बिल्कुल। किचन में तो सर का हाथ एकदम जमा हुआ है। अगर फसल सुधार की अगर हम बात कर लें तो सर आपका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है फसल सुधार को लेकर? देखिए फसल सुधार एक ऐसा विषय है, मतलब उसमें आपको लगता है क्रिएटिविटी, आप एक चीज को मिलाकर एक नई चीज बनाते हैं। तो जब उनको आप मिक्सिंग करते हैं, गुणों को मिक्स करने की टेक्निक से, जहाँ क्रॉसिंग करके उनको एक दूसरे से हाइब्रिड बनाते हैं, तो जो उसका प्रोडक्ट आता है, पौधा आता है, तो आप उसको लगता है कि ये कैसा गुण है, इसमें कौन से गुण कौन से पौधे से आए, कैसे आए, ये सब जो स्टडी करते हैं, दिन रात आप देखते हैं, बढ़ोतरी के साथ अलग अलग उसके गुण जो है उनका एक्सप्रेशन होता है, बदलाव आता है, तो आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल रहा हूँ ये दोनों के गुण मिक्स करके एक तीसरी किस्म तैयार करने में। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो एक बहुत बड़ा विषय है, जेनेटिक्स, जिसमें कहते हैं कि उसमें माना जाता है कि जो गुण माता पिता में है वो बच्चों में आएंगे। जी। और उन गुणों को आप एक जगह इकट्ठा करना है, ये आपकी कला है, आप उसको कैसे करते हैं और उसको देखना भी चाहते हैं। ऐसी टेक्निक है कि आप पता ला सकते हैं कि ये एक पेरेंट से आए हैं या ये बी पेरेंट से आए हैं, तो आप दोनों का पता लगा सकते हैं कि ये दोनों पेरेंट के इसमें गुण आ गए हैं। और वो गुण क्या है, एक को हो सकता है कि जुकाम होता हो और दूसरे को ना होता हो। अच्छा। तो दोनों एक जो रेजिस्टेंट है उसके गुण उसमें जाने चाहिए। पौधों में एक में बीमारी लगती, दूसरे में बीमारी नहीं लगती है। तो पर जिसमें बीमारी नहीं लगती उसकी पैदावार अच्छी है, उसका टेस्ट अच्छा है, उसमें और गुण बहुत सारे हैं, पर उसमें बीमारी लगने के कारण वो उतना पैदावार नहीं देती है। तो दूसरा पेरेंट है, उसमें वो उतना अच्छा नहीं है, पर लेकिन उसमें एक गुण है
कि उसमें बीमारी जहाँ कीड़ा नहीं लगता है, जी, जी, तो उस जी। गुण को दूसरी वाली वैरायटी में ट्रांसफर कर दिया, तो आपको लगेगा जो नई वैरायटी आई है जी। वो उसमें सारे गुण हैं, हाँ। लेकिन उसके साथ उसमें रेजिस्टेंस भी है, जो बीमारी नहीं लगती है, जहाँ कीड़ा नहीं लगता है। तो इस तरह से तीसरी जो वैरायटी बनी वो आगे बढ़ के किसान के खेत पर जाती है। जी, जी, तो जी। इस तरह से बहुत इम्प्रूवमेंट है। कोई भारतवर्ष में जब से हम ये प्रोग्राम शुरू किया है, हाँ जी। तो 5000 से ऊपर जो है वैरायटी जो है नेशनल रजिस्टर से नोटिफाई हो चुकी हैं, और वो अलग अलग किस्मों की हैं, और उनका जो है प्रॉपर गजेटेड नोटिफिकेशन होता है कि ये वैरायटी है, इसके ये गुण हैं, तो उसके बाद जो है किसानों को दिया जाता जी। है, और उसके बाद उसका बीज उत्पादन का कार्यक्रम शुरू होता है। संधू साहब, पिछले दिनों की बात है, मैं और रोशनी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में टकरा गए। हम दोनों कुछ ग्रोसरी खरीद रहे थे, कुछ किराने का सामान खरीद रहे जी, थे, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ देखने में आई कि एक ही तरह की दाल है, एक पारंपरिक खेती की है और एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दोनों की कीमतों में बहुत बड़ा अंतर था। तो अगर हम ये देखें कि हर घर का एक बजट होता है, उस आमदनी के हिसाब से, उस बजट के हिसाब से किराना की जो सामान की खरीदारी होती है, ऐसे में अगर मन करता है कि कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदें तो उसका दाम ज़्यादा मिलता है, जबकि जो सामान्य खेती का जो वही सेम जो दाल है वो थोड़ी कम में मिलती है। तो ऐसे में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो खरीदने से रह जाता है। ये कीमतों में असमानता क्यों है? देखिए, कीमतों में असमानता, देखिए पहली बात तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम बहुत सारा अनाज जो है बाहर से मंगाते हैं। जी। एक PL 480 अमेरिका की स्कीम होती थी, उसके अंतर्गत हमें लाल गेहूं और मक्का, सफ़ेद वाला मक्का आता था, मैंने भी खाया है। जी, जी। और उसकी रोटी इतनी बेस्वादी होती थी, आप खाने का मन नहीं होता था। अच्छा। तो उस समय तो हमें लाले पड़े हुए थे कि हमारा पेट कैसे भरना है इतनी जनता का। जी, जी, उस समय हमने कार्य किया, एकदम से हमने प्रोडक्शन बढ़ाया। धीरे धीरे अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम जो उसमें जो इस सफ़र में कुछ त्रुटियां आई हैं उनको करेक्ट करके हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं, जिसमें हम जो हमारे जो दवाइयां हैं उनको कम से कम यूज़ करके या नहीं यूज़ करें, या अल्टरनेटिव जो हमारी नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करके, जैसे नीम का है, नीम की नमोली का रस लेके उसको हम यूज़ करके बीमारियों को रोक सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काफ़ी उस मात्रा में शुरू किए हैं हम। मिनिमम जो केमिकल मीन्स हैं उसमें यूज़ करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करते हैं। थोड़ा आपने महंगाई की बात की, तो डेफिनेटली जब ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करते हैं उनकी पैदावार में थोड़ी कमी आती है, धीरे धीरे वो बराबर आ जाती है, पर लेकिन जब शुरुआत करते हैं तो कमी होने के कारण थोड़ा मेहनत भी उसमें ज़्यादा लगती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ जाती है। तो जब मार्केट में आएगी तो डेफिनेटली उसका भाव और लोगों की चॉइस भी है कि हम अपने नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जाएं, ना कि जो केमिकल वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि हमारी सभी वैरायटीज़ में ऐसे गुण हों जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, हम उसकी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकें। अब हमारा पूरा ध्यान उस तरफ है। आपने बहुत सारे पॉली हाउस देखे होंगे, टेंट देखे होंगे, उनके अंदर जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है। आप खीरा जो होता है, बहुत सारी चीज़ें और पॉली हाउस में पैदा होती हैं और साल भर होती हैं। तो इसलिए आप ऑर्गेनिक और दोनों चीज़ें जो है बराबर चल रही हैं, क्योंकि हमें 140 करोड़ जनता का भी ध्यान रखना है कि सबको प्रॉपर अनाज मिल सके। और डाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिक की तरफ, ऑर्गेनिक छोड़ अब तो हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ताकि बिल्कुल जो परंपरागत खेती होती थी अब उसका प्रबंधन हम अच्छे तरीके से कर सकें, और उस दिशा में हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, तो हमारा जो पर्स है वो थोड़ा सा कम खाली होगा, ये अच्छी बात है। किसानों को कैसे जागरूक किया जाता है, क्योंकि जैविक खेती है और जो इस तरीके से हम प्रारंभिक खेती की बात करें तो आप इसको कैसे संतुलित मानते हैं, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसके लिए उत्साहित किया जा सकता है या उसके बारे में बताया जा सकता है, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? कुछ धीरे धीरे जो हम अब खेती में शुरू जब करते थे तो जो किसानों के फसल के अवशेष बच जाते थे उसको पहले हम जला देते थे। आज हम उससे कंपोस्ट बना रहे हैं। नो डाउट हमारा जब से मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में आया तो हमारे जो जानवर हैं वो कम हुए हैं, जिसको फार्म यार्ड में जो देसी खाद होती थी उसकी तरफ हमारा ध्यान बीच में बिल्कुल हट गया था। धीरे धीरे हमने कंपोस्ट बनाना और केचुआ की खाद ये सब बनाना हमने शुरू किया है, ताकि जो तत्व हमें
यूरिया जहाँ दूसरे डीएपी जो केमिकल फर्टिलाइजर उनसे मिलते थे, अब हम इनसे लेकर इस कंपोस्ट को यूज़ करके, जिससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़े और उसमें वाटर रिटेंशन की पावर भी बढ़े और उसकी सेहत जो अच्छी बनी रहे, और उससे हम जब जो भी कोई प्रोड्यूस लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, डेफिनेटली उसमें केमिकल का असर कम से कम होगा। जैसे आपने कहा कि जैसे कीड़े और रोकथाम के लिए हम बहुत सारे कीटनाशक यूज़ करते हैं, उनको ना यूज़ करके जो हमारे बॉटनिकल्स हैं, जहाँ और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो परजीवी होते हैं जो उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो उनको यूज़ करके, केमिकल्स को ना यूज़ करके ऐसा प्रोड्यूस बनाए जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, और उसकी टेस्टिंग के लेबोरेटरी भी बने। स्टेट गवर्नमेंट और भारतीय सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है ताकि उस दिशा में हम धीरे धीरे अपने फार्मिंग को ले सकें, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बनना है। क्योंकि बहुत सारी केमिकल फर्टिलाइजर हम बाहर से मंगवाते हैं, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों ना हम ये कंपोस्ट और ये मैन्योर जो है, फार्म यार्ड मैन्योर, जहाँ पशु का जो जैसे उनका यूरिन है, काउस यूरिन, उसको भी एग्रीकल्चर में यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें जो उनकी प्लांट्स की न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकें। इससे एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत सारे किसान बड़े अच्छे तरीके से, हमारे बहुत सारे किसान राजस्थान से वो इसके अवार्डी भी हैं। हाँ जी संधू साहब, ये जो प्राचीन तरीके हैं और जो नए तरीके आपने खोज निकाले हैं विज्ञान की मदद से, ये वास्तव में जो कृषि की उत्पादकता है उसे और बढ़ाएंगे। लेकिन संधू साहब, अब हमारा देश तो 6 ऋतुओं का देश है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, और अभी आने वाले समय में एक सरस ऋतु आने वाली है, वो है वर्षा की ऋतु, जब सारे बागीचों में मोर बादलों को आमंत्रित करेगा और वर्षा की बूंदें आएंगी। एक जो गर्मी जो रही है उससे काफ़ी राहत मिलेगी। ऐसे में हमारा जो राजस्थान है वो सूखा प्रदेश भी है, लेकिन कुछ जगह जब अतिवृष्टि हो जाती है, बारिश ज़्यादा आ जाती है, तो बाढ़ की स्थिति भी होती है और वो खेती को कुछ प्रभावित करती है। तो ऐसे में सूखा और जो बाढ़ वाला इलाका है उसमें किस तरह की खेती को प्राथमिकता दी जाती है? देखिए, आपने राजस्थान की बात की, क्योंकि हमारा राजस्थान में कोई 580 mm बारिश होती है जी जी, और ऑल इंडिया का एवरेज जो है 870 के आसपास एवरेज है जो। और खुशी की बात यह है कि इस बार जो है जो मौसम विभाग उसके अनुमान के मुताबिक जो उनके पैरामीटर है नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने वाली है। अच्छा। और पिछले कुछ सालों से अच्छा हो भी रहा है। लेकिन ये जब बारिश होती है, आपको पता लगता है कि एक ही दिन में 100 mm बारिश होगी या 200 mm बारिश हो गई, उसको कैसे संभालें, जो एक फ्लड तरह की सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल। भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग, जो पौंड बनाए जाए, किसान के खेत पर पौंड हो जिसमें पानी भर जाए और उसी पानी को बाद में अपन खेती के यूज़ कर सकें। क्योंकि मौसम परिवर्तन के रूप में, जैसे हमारा 4 महीने का ये मानसून सीजन रहता है, जून से शुरू होकर सितंबर तक चलता है, पर राजस्थान में ये लेट आता है। जून के 20 से जून के पास आसपास मानसून आता है और 15 सितंबर के बाद जाना शुरू कर देता है। तो हमारे पास दोनों सीजन में कहीं ना कहीं पानी की कमी हो जाती है। उस कमी को जब हमारे स्टोरेज है, अब बहुत अच्छा स्टोरेज राजस्थान में काम किया है। एक तो जल, जो वर्षा जल को संग्रहित करने का, कंजर्वेशन करने का, पौंड, जो फार्म पौंड, मुझे आप देखेंगे जाके, ऑलमोस्ट हर किसान के खेत पर एक पौंड आपको मिलेगा जो पहले नहीं नजर आता था। तो वर्षा जल को एकत्रित करना, आपका रूफ टॉप से हार्वेस्ट करना, वो एक प्रबंधन हो गया। और बीच में हमारे वो जो पानी एकत्रित किया है, बीच में जब सूखा पड़ जाता है तो उसी को खेतों की सिंचाई के लिए यूज करते हैं। जी। और कुछ हमारी जो फसलें, जो मैंने आपको शुरू में बताया, हमारी आजकल की जो किस्में हैं, वो कहीं किस हद तक तो वो जो वर्षा जल की कमी है उसको सहन कर लेते हैं। हाँ जी। फिर भी क्योंकि वो जीवित पौधे हैं, उनको जल तो जरूरी है। तो जो उसको, जो हमारा संकृत किया है वाटर, उससे हम यूज कर लेते हैं। जी। फ्लड प्रबंधन के लिए भी बहुत सारे डैम, जहाँ बहुत सारे हमारे जो सीवरेज वाटर चैनल्स हैं, उनकी सफाई वगैरह करते हैं उसका, ताकि पानी कहीं पर रुके नहीं। और उसका बहुत अच्छा प्रबंधन किया है। हालांकि राजस्थान में बाढ़
कभी कभी आ जाती है, अदरवाइज नहीं आती है। जी जी जी। ये हमारे जो उत्तर भारत है, हाँ। पूर्वी भारत पूर्वी है, भारत, जी। वहाँ जैसे उड़ीसा से लेके ऊपर तक जो है 7-8 जी हाँ, स्टेट हैं, वहाँ पर फ्लड आते हैं। बिल्कुल। और वहाँ के किसानों को आपने पता है कि कैसे उसका सही उपयोग करना है। और क्योंकि सीजनल रिवर्स हैं, उसमें भी डैम बन गए हैं, पानी हमने जगह जगह रोक लिया जी। है, उसको हम प्रबंधन कर पा रहे हैं। अब कोई सूखे की वजह से आपने कोई पिछले 15-20 साल में कभी सुना है कि हमारा जो है यहाँ सूखा पड़ गया है और हमारे पास अनाज नहीं है? ऐसी स्थिति नहीं आई जो हमारे देश आज़ाद होने से पहले कभी कभी बहुत भुखमरी की स्थिति आ जाती थी। अब ऐसी स्थिति में हम नहीं हैं। हमने बहुत अच्छा प्रबंधन कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। कृषि के इस अद्भुत संतुलन की बात हो रही है। हमारे साथ हैं आज प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जे.एस. संधू साहब। और संधू साहब, कुछ देर पहले रोशनी जी ने देश से बाहर जाने की लिस्ट थमाई कि मैं इतनी जगह पर घूम के आई हूँ, तो मेरी लिस्ट थोड़ी सी छोटी हो गई। आपने भी कई देशों की यात्रा की है और वहाँ की कृषि को जाना पहचाना है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो कृषि प्रणाली है वो कहीं बाहर के देश से पीछे है, उसके बराबर है या उससे आगे है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई पीछे जहाँ आगे की नहीं बात होती है, लेकिन आप ये एक होता है कि किसी देश ने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो उसको आप अपने देश में लाने के लिए भी उसको भी यहाँ लाएं। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे अच्छे हैं, वो भी बाहर से आते हैं, वो भी देख के जाते हैं। तो इसलिए जैसे जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपाइन में है, उसमें धान की जितना भी किस्में हैं सारी दुनिया में उनके पास में वहाँ है जी। तो उसमें हमें जो अगर कोई उसमें से चाहिए तो हम उनसे मांग लेते हैं कि ये हमें भी दीजिए, हम अपने देश में उगा सकते हैं। तो वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी किस्में हैं, पर लेकिन वहाँ जाकर आप वहाँ क्योंकि इंटरनेशनल एक ब्रेन है, माइंड है, वहाँ जो काम करता है, तो आपको लगता है कि ये अगर ये काम कर सकते हैं, हाँ, तो हम आकर इंडिया में वैसा काम क्यों नहीं कर सकते। आप का एक नज़रिया बदलता है, सोच बदलती है, उनके इंटरेक्शन में आप बहुत सारी उनकी बातें जो सीखने का सहयोग के लिए आते हैं अपने पास, और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ। और वैसे बाहर के भी आते हैं, इंटरनेशनल गोष्ठी भी जो होती हैं, कहीं पर जाकर आपको डिस्कशन है, आपने जो काम किया है आपको वहाँ प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई बाहर से वैज्ञानिक आया वो करता है। हाँ। तो एक विचार विमर्श होता है, उससे निकल के जो चीज़ें आती हैं। तो क्योंकि आजकल खेती में आप जब तक आपके पास कोई आइडिया नहीं है, विजन नहीं है, कोई आप में सोच नहीं है, तो आप हम वैज्ञानिक जो है अगले 10 साल में क्या चेंजेज आने वाले हैं उसके बारे में सोचता है। नॉट आज में खेती जो हो रही है वो तो हो ही रही है, अगले 10 साल में क्या परिवर्तन आएगा, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, उसकी तैयारी आज हम करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि विश्व को आजकल तो विश्व एक बाजार बन गया है, कहीं भी कोई चीज जानी है, उनको वो क्या खाते हैं, उनको क्या पसंद है, हम कौन सी चीज यहाँ से बाहर भेज सकते हैं ताकि उनको जो हमारी चीज अच्छी लगे। ये सब चीजें जब वहाँ जाएंगे तभी आप उनसे जान पाएंगे। और डेफिनेटली इसमें बहुत सारा आप सीख के भी आते हैं और अपने देश के लिए स्कोप भी ढूंढ के आते हैं। अगर वहाँ कोई अच्छी चीज है तो उसको लेके आते हैं। और इस तरह से शेयरिंग ऑफ नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी, देश विदेशों की बात चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है इस बारे में कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी कृषि प्रणाली को भारत को कुछ सीखने की जरूरत है, जिसकी कृषि प्रणाली से? देखिए, ऐसा है, प्रणाली क्योंकि हर तकनीक हमारे यहाँ ठीक नहीं हो सकती, है ना। तो जैसे मैंने अभी बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिसको सीजी इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो उसमें सारी गवर्नमेंट उसको फंड करती हैं। भारत में भी इक्रिसैट एक हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है जिसमें पूरे सारे देशों के जो साइंटिस्ट वहाँ काम करते हैं। इसी तरह मैंने आपको फिलीपाइन में बताया, इरी में, वहाँ पर भी सारे देशों के वैज्ञानिक काम करते हैं। ऐसे सीरिया में मैं 2-3 बार गया हूँ, वहाँ पर पल्सेज के बारे में, चने के बारे में, सूखी खेती है जो ड्राई लैंड एरिया है वहाँ खेती होती है, वहाँ सारी दुनिया के वैज्ञानिक वहाँ एक जगह होते हैं। तो वो कोई उस देश के नहीं होते हैं, पर सारी दुनिया से इकट्ठे होकर आए होते हैं और एक पर्टिकुलर विषय पर काम करते हैं। तो वहाँ मिलकर उनसे बात करके सीख कर तो बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। मैंने कहा कि कोई ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं है। आज अगर कहें राइस प्रोडक्शन में
आपको पता है कि हम अब पहले नंबर पर आ गए हैं, जी। पॉपुलेशन में भी आ गए हैं और प्रोडक्शन में भी आ गए हैं। पहले चाइना हमारे से आगे था, अब 149 मिलियन टन जो है राइस का प्रोडक्शन इस बार हुआ है। इस बार हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। क्या बात क्या है। बात। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारी फसलों में, गेहूं में हम दूसरे नंबर पर हैं, पल्सेज में हम पहले नंबर पर हैं। जी। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहाँ पर हम दुनिया को अभी लीड कर रहे हैं, तो उनसे भी हम सीखते हैं। और हमारे जहाँ देखिए, हम बात करें जैसे पल्सेज और जो खाने वाले तेल हैं, तो पल्सेज में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जी। फिर भी अभी हमारी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। जी जी और जी। दूसरा जो ये खाने वाले तेल हैं, वो तो 60% तेल हम बाहर से अभी मंगवा रहे हैं। अच्छा। उस दिशा में हमें कार्य करना है। भारत अभी एक नया मिशन शुरू हुआ है भारत सरकार का, जी। ताकि हम अपने यहाँ इतने तिलहन पैदा करें हाँ, हाँ। कि हमारे देश की रिक्वायरमेंट जहाँ हम उसको पूरा कर सकें। अच्छा अच्छा। पर लेकिन कई बार आप सारी चीज़ें नहीं पैदा कर सकते और हमारी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है बढ़ जाती है, जी। तो इस तरह से वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। जैसे ऑयल पाम है, वो हम मलेशिया से मंगवाते हैं, पर अभी हमने बहुत बड़ा एक मिशन शुरू किया है कि ऑयल पाम हम अपने देश में ही जी। उगाएं और यहीं प्रोसेसिंग हो, यहाँ पर उसका ऑयल करें। तो इस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डिमांड्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों तरफ से चलता है। तो कहीं हमारी कमी है, कभी हमारे यहाँ कम पैदा हुआ तो दूसरे देश से मंगवा लिया। जी। तो एक सारे देशों का ट्रेड एक चलता है, उसमें भी हम जी। पूरे भरपूर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जी जी। जी। संधू साहब, आज सुबह सुबह बड़ी रोचक बात हुई। आपके आगमन से पहले पहले मेरे हाथ में आया मूंग की दाल का हलवा और मैंने खाते ही कहा कि वाह क्या हलवा बनाए। हलवा रोशनी जी ने बनाया था, बड़ा स्वादिष्ट हलवा बनाया था और रोशनी जी को बड़ी संतुष्टि हुई कि मैंने जो किचन में जो मेहनत करी वो सफल हो गई और किसी को मेरा बनाया हुआ हलवा बहुत अच्छा लगा। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा आपके जीवन में जिससे आपने एग्जीक्यूट किया है और उसके बाद आपको बहुत संतुष्टि मिली हो कि जो मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ? देखिए, संतुष्टि की बात है, मैं जो 3 भागों में मैं अपने काम को बांटता हूँ। जी एज ए वैज्ञानिक, जी। तो एज ए वैज्ञानिक मैंने 25 साल काम किया। 25 साल में मेरे 24 मैंने दालों पर मैंने काम किया, तो 24 मैंने किस्में दी। जब मैं 2010 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आया, तो उस समय हमारा प्रोडक्शन 14 मिलियन टन था जी। और हम बहुत सारी दालें बाहर से मंगवाते थे। अच्छा अच्छा। जब मैं कृषि यहाँ पर आया, कृषि प्रबंधन में आया, जहाँ रिसर्च प्रबंधन में आया, तो हमने एक नेशनल लेवल पर स्कीम को लॉन्च किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में मैंने काम किया। उसमें ये रहा कि हमें चावल के उत्पादन बढ़ाना है, गेहूं का उत्पादन बढ़ाना, पल्सेज का उत्पादन बढ़ाना। जी जी जी। तो जो 14-15 मिलियन टन हमारा दालें पैदा होती थी, जी। आज के दिन वो 25 मिलियन टन पैदा हो रही हैं। अरे वाह। तो इतना 10 मिलियन टन, जो मेरे को जिस सब्जेक्ट में मैंने काम शुरू किया, अगर उसमें मेरा देश भारत आत्मनिर्भरता के आसपास पहुंच जाए तो बहुत बड़ी खुशी हो गई। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें काम करने का मौका मिला। तो दूसरा बार था कि वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में पूरे देश में घूमने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और प्रोडक्शन को जो है, हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन जो है, खाद्यान्न है, दूसरी उत्पादन जो लगातार बढ़ रहे हैं, हम सरप्लस में हमेशा रहे हैं। जी जी। और तीसरा पोर्शन जो पार्ट आता है, जो मेरा लास्ट में एज ए वाइस चांसलर एकेडमिशियन, जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं, उनको, वैज्ञानिकों को जो मैंने किया है, मैं उसके कुछ गुण उनको सिखा पाऊँ, वाह वाह। जहाँ उसको प्रबंधन कर सकूँ, जहाँ हमारे आने वाले स्टूडेंट जी। हैं उनको किस दिशा में आगे और उनका विजन जो है मैं कैसे चेंज कर पाऊँ। एक बार मैं वाइस चांसलर जॉबनेर में, मेरे जी। पास कुछ स्टूडेंट आए, अच्छा। कहे कि साहब सर मेरे को तो टीचर बनना है, हाँ। हमारे बीएड की डिग्री नहीं होती है एग्रीकल्चर। मैंने कहा हमने जानबूझकर डिग्री नहीं रखी है कि आप लोग स्कूल टीचर ना बन के आप वैज्ञानिक बनो, आप आगे बढ़े। मैं नहीं अलाउ नहीं करता हूँ कि आप टीचर बने, आप वैज्ञानिक बनो और इस देश को लीड करो। वाह वाह। तो मेरा मोटिव था कि हमारे बच्चों को मोटिव कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। जितने नेशनल इंटरनेशनल जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके साथ में, क्योंकि आज तो ऑनलाइन संबंध हो गया है, बहुत सारे लेक्चर उनके कराए ताकि वो रूबरू हो सकें कि ये भी वैज्ञानिक, अरे यार ये भी गांव से उठकर इतनी दूर तक पहुंच जाए, तो आदमी को हौसला मिलता है ना कि यार ये कर सकता है तो आई कैन आल्सो डू। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक तरह से जो एकेडमिक करियर है, बहुत सारी नई चीज़ें शुरू की ताकि हमारे स्टूडेंट सीख सकें
जैसे मैंने एक मेरा विजन था कि हमारा ग्रीन कैंपस और क्लीन कैंपस कैसे बने, उसका एक कंसेप्ट को मैंने अपने जॉबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विजुलाइज किया। अच्छा। पेड़ों का, जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो 2000 के आसपास प्लांट थे, तो मैंने ये कोशिश किया, जब मैं निकला तो 40,000 के आसपास प्लांट मैंने प्लांटेशन किया। क्या बात है। हाँ, इस तरह से बहुत सारे काम कार्य किए। सोलर एनर्जी को, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटीज़ का बहुत सारा बिल हमारा बिजली पे जाता था, तो हमने सोलर पैनल लगाकर यूनिवर्सिटी को 50-60% आत्मनिर्भर बना दिया। जल प्रबंधन, पानी की इतनी कमी है राजस्थान में, हमारी यूनिवर्सिटी टैंकरों से पानी लाते थे। जब मैंने छोड़ा, मैंने और हमारे सीएम साहब वहाँ गए, मैंने कहा कि अब इतने तालाब बन गए हैं, हम 2 साल तक का पानी उसमें स्टोर कर सकते हैं। इतना बड़ा स्टोरेज जो हमारे यूनिवर्सिटी में बन गया है फसल प्रबंधन में। और फिर जो है हमारे साथ में जो देसी काऊ, गिर काऊ जो है, उसका हर्ड था, उसको वो कैसे प्रोपोलिएट करें, उसका कैसे उसका उत्पादन बढ़ाएं और किसानों के साथ एक अच्छी नस्ल की जो है गाय जो किसानों के पास जाए। इस तरह से जो टोटल प्रबंधन होता है, एज ए वाइस चांसलर आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि जो आपने जिंदगी भर में सीखा है उसको आप आगे दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपने आगे दे दिया, इसका मतलब आपका काम कार्य संपन्न हो गया। अब आप फ्री हैं, आप जो कुछ भी आगे सलाह दे सकते हैं गवर्नमेंट को। बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। जी जी, वाह वाह, क्या बिल्कुल। बात है। जिस तरीके से सर ने मुझे बताया है कि युवाओं के लिए आपने जिस तरीके से काम किए हैं या किसानों के लिए किया है, इसी तरीके से आपने फसल किस्मों को लेकर भी कई विकास किए हैं, तो उनकी विशेषताएं क्या रही हैं या साथ ही किसानों को उससे क्या कुछ फायदा पहुंचा है, इस बारे में देखिए, जो नई किस्में होती हैं उनका अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। क्योंकि हमारी खेती धीरे धीरे पहले हम एक ही फसल ले पाते थे साल में, क्योंकि वो इतनी लंबी होती थी कि उसका ड्यूरेशन वो कम से कम 6 महीने में पकती थी, और उसी के बीच में कहीं बरसात हो गई, कहीं सूखा पड़ गया तो मर जाती थी। आज के दिन जो नई किस्में बनी हैं, एक तो वो छोटे ड्यूरेशन की है। आपको जान के असंभव भी हो सकता है, मूंग की हमने एक ऐसी किस्म तैयार की है जो 60 दिन में बनती है। अच्छा। तो 60 दिन में अगर ऐसी कोई भी फसल आज के दिन नहीं है जो 60 दिन में पक सके। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारी किस्में ऐसी तैयार की हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हॉर्टिकल्चर में पहले आदमी अगर पौधा लगा देता तो 5-6 साल में उसके फल आते थे, तो उसको ये पता नहीं रहता इसमें फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे जी। अब क्या है, साल के बाद फल आना शुरू हो जाता है। आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये अच्छी किस्म का है कि नहीं है, या इसमें अच्छी गुणवत्ता है कि नहीं। अच्छा। अदरवाइज नहीं तो 5 साल के बाद गए तो आपको लगता है कि मेरी तो सारी खेती खत्म हो गई। अब बहुत सारे तरीके हैं, जान सकते हैं आप। एक अच्छी नर्सरी से पौधे खरीदते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी है, कहाँ से वो बीज तैयार किए हैं, अच्छी किस्म से आए हैं। तो ये सब चीज़ें अब वो खेती वैज्ञानिक युग है आज का युग जो है। ट्रेडिशन नॉलेज हमारा बहुत जरूरी है, पर लेकिन जो खेती है पूरी विज्ञान पे आधारित है। जी। हम रोज मौसम का हाल आप भी सुनाते होंगे, मंडियों के भाव आप भी सुनाते होंगे, तो किसान सुनता है उसको, मेरे को कौन सी मंडी में मेरा प्रोड्यूस को बेचना है, कहाँ करना है, और इस बार कल को बारिश होने वाली है तो मुझे अपने खेत में क्या करना चाहिए, जहाँ पानी देना चाहिए खेत को, जमीन को नहीं देना चाहिए, जहाँ मेरे को फसल काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, कल को बारिश होगी पूरी खराब हो जाएगी। और उसको फसल का प्रबंधन कैसे करना है, समय पर कैसे करना है, मैकेनाइजेशन जो मशीनें आ गई हैं उसको कैसे यूज़ करना है, और पर्यावरण को कैसे हमें बचा के रखना है। ये किसानों तक मैसेज जो है, ये टोटल मैसेज जो है किसानों तक जाना होता है। आज सिर्फ वैरायटी या किस्मों से आधारित नहीं है, पूरे विज्ञान को हमारे, क्योंकि अब हमारा सारा जोर जो है हमारा वातावरण को कैसे बदल रोकें, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि विंटर के जितना इतना पोल्यूशन हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में तो बहुत सारे तरीके अपनाए गए, पर लेकिन फिर भी अभी जारी है उसमें बहुत सारी चीज़ें। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पर्यावरण जो प्रदूषित हुआ है उसको की रोकथाम की तो बात चल ही रही है, लेकिन संधू साहब जैसे आपने बताया कि अब फसलों का जो फल है उसके लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, 1-2 साल के अंदर ही उसका फल हमें दिखाई देने लगता है और वो हमारी थाली का हिस्सा भी बनता है। जैसे कि शुरुआत में हमने थाली की बात की, और गुणवत्ता भी सुधरी है, हाइब्रिड बीज आ गए। लेकिन संधू साहब ये सब कुछ बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में बहुत जल्दी आ रही है, क्या उसका स्वाद वैसा ही है जैसा पहले था? देखिए, ऐसा है,
स्वाद में डेफिनेटली मैंने आपको शुरू में बताया कि कैसे तैयार करते हैं। जब दो चीज़ों को हम मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी दोनों के गुण आ जाते हैं, तो वो स्वाद उसी के हिसाब से वो थोड़ा चेंज होता है। लेकिन डेफिनेटली जब एक रिक्वायरमेंट थी शुरू से, हमने अपने जो हमारी जनसंख्या है, जहाँ पॉपुलेशन है, उसका पेट कैसे भरना है। आज के दिन हम इस लेवल पर आ गए हैं, उनको एक अच्छा न्यूट्रिशियस क्वालिटी फूड कैसे दे सकें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो हमारी पुरानी किस्में थी उनको दोबारा उससे क्रॉस करके उनके गुण जो है बराबर वापस हमारी नई किस्मों में लाकर वही स्वाद और टेस्ट बन सके, अच्छा। उस दिशा में हम कार्य कर रहे वाह हैं। वाह, क्या और उसी के साथ साथ ये एक बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम जैसे गेहूं है, जी। उसमें 12% प्रोटीन होती है, जी। तो उसमें हम प्रोटीन के अलावा जिंक और आयरन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आयरन है जो है एनीमिया के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जी, जहाँ जी, जी। हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें उसमें एडिशनल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि उसको हर आदमी को तो नसीब नहीं है कि वो हर चीज़ खा ले, क्योंकि जो गरीब लोग हैं अगर वो उसको गेहूं ही खाना है, रोटी खानी है, तो वो उस रोटी में हर चीज़ उसको उसमें एक पर्याप्त मात्रा में मिल सके। जी, जी, तो इस जी। तरह का प्रबंधन कर रहा है। जहाँ चावल खाने हैं, जहाँ दाल उसको खानी है, तो उसमें हम नए जो गुण उसमें इंट्रोड्यूस जी, कर सकें। वाह। बरकरार जरूर है कि टेस्ट हमारा थोड़ा बिगड़ा है, जी। क्योंकि हम जब हम क्वांटिटी में चले गए हाँ। तो क्वालिटी थोड़ा पीछे छूट गई है। डेफिनेटली उस क्वालिटी पर जी। हम पूरा ध्यान दिया जा रहा जी, है। रोशनी, बिल्कुल। इतनी सारी बातें। हाँ, बोलिए आप। जी। मैं ड्रोन खेती के बारे में जानना चाहूंगी, हाँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात होनी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि हाँ। आज का जो हमारा युवा है वो टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़ा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा किसान को है वो हम कैसे जोड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी हो गया या ड्रोन खेती है, वो कितनी कारगर साबित है। जॉन खेती बताएं। मतलब एक ड्रोन से- ड्रोन के माध्यम से हम ड्रोन- खेती का अच्छा, अवलोकन ओके। कर सकें। जी। हाँ, देखिए ऐसा है, ये ड्रोन का एप्लीकेशन हमारे यहाँ, और आपको मैं बता भी दूँ, खुशी की बात है कि जॉबनेर यूनिवर्सिटी में जब हमारे सीएम साहब गए थे तो उन्होंने ड्रोन का लॉन्च किया था, उद्घाटन किया था प्रोजेक्ट का। जी। जी। आज वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बन गया है, ड्रोन के बारे में पूरी जानकारी दी जा सकती है। ड्रोन इज ए हाई टेक्नोलॉजी, जी। जिससे हम खेती का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी। अगर हम खेतों में स्प्रे करते हैं, कोई कीटनाशक है, जहाँ कोई और स्प्रे करना है, वो उसको उससे बड़ा अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। और ड्रोन में ऐसे ऐसे कैमरे हम लगा सकते हैं कि जो हमारी ज़मीन के अंदर वो पानी कितनी गहराई तक है, मॉइस्चर लेवल क्या है, उसमें कौन कौन से ज़मीन में तत्व हैं, जी। कौन एलिमेंट कम है, वो सब जानकारी हम ड्रोन के सहारे ले सकते हैं। जहाँ तक है कि अगर जो स्ट्रे एनिमल खेतों में आ जाते हैं, ड्रोन उनको भगाने के काम भी कर अच्छा। सकता है, क्योंकि उसके जाके पास में जी। अगर करता हल्ला करता तो उसकी आवाज़ से जानवर खेत से भाग जी, सकते हैं। जी। बहुत सारे तरीके हैं, जी। और ये एक मॉडर्न खेती का हिस्सा है। और एक अच्छी बात यह है कि ड्रोन की एप्लीकेशन से पहले क्या होता था कि हर किसान अपनी सुविधा अनुसार स्प्रे करता था क्रॉप। उससे क्या होता था, एक किसान के कीड़े तो मर जाते थे, दूसरे के जिंदे रहते थे। ओह। वो थोड़े दिनों के बाद वो इधर शिफ्ट कर जाते अच्छा। थे जब तक वो स्प्रे करता था। अच्छा। अब ड्रोन से हम ज़्यादा एरिया एक दिन में कवर कर पाएंगे, हाँ। ताकि सारे किसानों के खेत का वाह, कीड़ वाह। प्रबंधन एक दिन में हो सके, जी। तो उससे हम ज़्यादा उसके कर पाएंगे। जी, संधू साहब, आप बड़ी उत्तम जानकारी आपने दी है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब का सपना है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में आए, और मेरे ख्याल से ये उनका सपना नहीं है, पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक का सपना है, और ये 2047 से पहले ही पूरा होने वाला है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की जो कृषि प्रणाली है, उसकी जो हमारे देश की प्रतिष्ठा है, वो भी काफ़ी ऊपर तक आई है, जैसे आपकी बातों से हमें लगा है। समय का तकाजा, संधू साहब, चलने से पहले इतना आपसे जानना चाहेंगे कि जो नए कृषि वैज्ञानिक आने वाले हैं, जो युवा कृषि वैज्ञानिक हैं, जो युवा कृषि छात्र हैं, जो विश्वविद्यालयों में कृषि पढ़ रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि 2047 तक हम कहाँ तक उन्नति कर सकें? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, जी। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा ड्रीम है। हर भारतीय सोचेगा कि भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में आए।
और वो उसमें जो है रोल आने वाले युवा ही उसमें कर जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और युवा जहाँ पर हमारी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, सॉफ्ट इंजीनियरिंग आ गए, कंप्यूटर आ गए, ड्रोन आ गए, एआई आ गई, इंटरनेट आ गया, ये सब चीज़ें आ गई हैं। ये सब चीज़ें तो हमें सीखनी चाहिए, पर डेफिनेटली उसके साथ में हम जो काम करते हैं जी। अगर हमारे पास स्किल नहीं है, हम अपने हाथों से कोई कार्य नहीं करते हैं, खेत पर हम खुद काम नहीं करते हैं, उसका जाकर अपना प्रैक्टिकल पूरा नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो है पूरा विज्ञान जो है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उस तकनीक को जानेंगे नहीं। जैसे हमने जैसे जॉबनेर में स्मार्ट क्लासरूम बनाए, जहाँ पर पढ़ाई जो है वो जो है बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर हम शुरू करें। वो बोर्ड चलता कैसे है, कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें हमें प्रैक्टिकली आनी चाहिए। जी जी जी। हाँ, ऐसा नहीं है हाँ कि हम टीचर पे डिपेंडेंट रहें, पर ये हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि लेबोरेटरी के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे हैं उनको कैसे चलाया जाता है, कैसे ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, अगर उसको रिपेयर की ज़रूरत है तो उसको कैसे रिपेयर, अपने हाथ से कार्य करने की अगर हमारे युवाओं में आदत नहीं होगी, सिर्फ एयर कंडीशन में कंप्यूटर के सामने बैठकर समस्या का हल नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। हमें मैक्सिमम टाइम जो है अपनी स्किल डेवलपमेंट में, आज के दिन में डिग्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी, आपकी स्किल जितना इम्पोर्टेंट है। जी संधू साहब, अब समय हो चुका है, बातें तो बहुत अच्छी रोचक चल रही हैं और सीखने का भी काफ़ी कुछ मौका मिला है। तो आपने प्रैक्टिकलिटी की बात की, तो रोशनी हमें भी प्रैक्टिकल रूप से खेत की ओर चलना चाहिए, देखना चाहिए कि फसल कैसे उगाई जाती है, थोड़ी सी श्रम हमें भी करना चाहिए। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JS संधू साहब। संधू साहब, आपका अलबेलो राजस्थान में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगले अलबेलो राजस्थान में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे किसानों की इज्जत ज़रूर करें, आपकी थाली में जो स्वाद है वो उनकी अथक मेहनत है। तो मिलते हैं अगले अलबेलो राजस्थान में। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को, और मुझे भी आज्ञा दीजिए रोशनी मिश्रा को। हम फिर मिलेंगे। डॉक्टर साहब।